हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 28 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 में जो सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उसके हिंदी पेडागॉजी के पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। पेपर 1 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़ें। मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। तो बिल्कुल सही है कि जब हम कोई चीज़ मौन होकर पढ़ते हैं तो वो मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकार की जाती है। मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो ये भी सही है। यहाँ ए और बी दोनों सही हैं और ए बी का कारक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा अधिगम में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? कार्य आधारित भाषा अधिगम, पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण, समुदाय आधारित भाषा अधिगम या फिर सुझाव कोश। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समुदाय आधारित भाषा अधिगम जो है वो परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए। तो ये गलत है कि अध्यापक व्याख्या करे और विद्यार्थी जो है उसको सिर्फ सुने मौन होकर। अध्यापक सत्ताधारी और विद्यार्थी मौन ग्राह्य करता होना चाहिए। यहाँ पे भी वही बात हो रही है। अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझीदार होने चाहिए। अध्यापक निर्देशक और विद्यार्थी अनुसरण करता होना चाहिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर बच्चे क्लास में एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो मौन श्रोता होकर जो है निष्क्रिय श्रोता बन के सिर्फ सुनेंगे, तो इससे शिक्षण कार्य बोझिल हो जाएगा। बच्चे जो है बोर हो जाएंगे, उनका पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। तो क्लास में क्या होना चाहिए कि अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए। अगर उनको किसी चीज़ में शंका है तो उसका निवारण होना चाहिए, तो तभी शिक्षण जो है वो रुचिकर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझीदार होने चाहिए। समूची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए? सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण, विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण, पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समूची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु जो है वो सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण होना चाहिए। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है। शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने यह कल पूरा पढ़ लिया था। यहाँ अध्यापिका क्या करवा रही है? संरचनात्मक अभ्यास, कार्यात्मक अभ्यास, कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास। तो यहाँ पर जो अध्यापिका है वो संरचना बता रही है इसकी कि शिवा ने कल एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था, शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है और उसने यह कल पढ़ा था। तो यहाँ पर अध्यापिका जो है ये संरचना बता रही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संरचनात्मक अभ्यास। विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। यह किसका उदाहरण है? पियाजे का सिद्धांत, क्रैशन का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत या फिर वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। तो विद्यार्थियों की इस परेशानी को देखते हुए अध्यापक ने क्या किया कि बच्चों को संकेत व प्रतिरूप जो है बताया, बच्चों की मदद की। तो यहाँ पर बच्चों ने उस मदद के आधार पर पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शिक्षक ने बच्चों की मदद की, बच्चों को पाठ प्रदान किया। तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यहाँ विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल हैं?
संज्ञानात्मक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, व्यवहारवाद या फिर संरचनावाद। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक रचनावाद। अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक शिक्षार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है? रचनात्मकता, संप्रेषण, सहयोग या फिर समालोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर अध्यापिका जो है वो रचनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग तीनों का विकास कर रही है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। स्थित मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? अभिक्रमीकरण, प्रोग्रामिंग, अभ्यास और उत्पादन, तैयारी, प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन, तैयारी, प्रस्तुतिकरण और उत्पादन। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्थिति मूलक भाषा शिक्षण जो है वो प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन पर आधारित होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हों। बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। यहाँ पर लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं के शिक्षण की बात हो रही है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। कार्य आधारित भाषा शिक्षण, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, कोश विषयक उपागम, सहकारी भाषा अधिगम। तो यहाँ पर पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश की बात हो रही है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दें। अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना, टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा कि पाठ्यक्रम का सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित होगा और उसके बाद जो है टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित किया जाएगा और फिर अधिगम गतिविधियों की अभिकल्पना तैयार होगी और सबसे लास्ट में आएगा निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, क्योंकि जो आकलन होता है वो सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी, डी, ए और बी। भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से, शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन, संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो भाषा का पाठ्यक्रम जो है वो संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना से संबंधित है। भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है भाषा के तत्वों में निपुणता, भाषा के नियमों का अधिगम, व्यवहारिक कौशलों में निपुणता या फिर भाषा की कोश रचना में निपुणता। तो भाषा अधिगम के लिए सबसे अनिवार्य है व्यवहारिक कौशलों में निपुणता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? व्याकरण, शब्द भंडार, टॉपिक या फिर कार्य। तो भाषा का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम जो है वो कार्य पर आधारित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का समूहीकरण, शिक्षार्थियों को निर्देश देना। तो कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम 29 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। भाषा दूसरों को प्रभावित करने का सबसे सशक्त उपकरण है। भाषा का प्रयोग जनता का सहयोग लेने के लिए एक अस्त्र के रूप में किया जाता है। तो देखिए बिल्कुल सही है कि भाषा जो है वो दूसरों को प्रभावित करने का एक उपकरण है, एक माध्यम है। भाषा का प्रयोग जनता का सहयोग लेने के लिए एक अस्त्र के रूप में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम किसी का सहयोग लेने के लिए, किसी से जो है बात करने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
एक ऐसी स्थिति में जिसमें एकल भाषी समुदाय द्वारा किसी एक भाषा की दो बोलियों का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में जानी जाएगी? लहजा या उच्चारण शैली, प्रयुक्ति, द्विभाषिकता या फिर व्यक्ति विशेष द्वारा बोले जाने के तरीके। तो यहाँ पर एकल भाषी समुदाय द्वारा दो बोलियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, द्विभाषिकता। बच्चे अपने से कुछ बड़े बच्चों या वयस्कों के साथ सहयोगात्मक संवाद कर रहे हैं। वे इन संवादों की भाषा पकड़ लेते हैं, अपनी वाक या फिर वाचन का हिस्सा बनाते हैं और अपने स्वतंत्र प्रयासों में इनका प्रयोग करते हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा? मेक बिलीव खेल, भाषा अर्जन उपकरण, सेंट्रेशन या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। दो दो के जोड़े में कम से कम की जा रही ड्रिल किसके सुधार की प्रभावशाली युक्ति हो सकती है? व्याकरण, शब्द भंडार, उच्चारण या फिर पठन बोध। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उच्चारण के सुधार में हम यह विधि प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक लेखन कार्य के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को दो दो के समूह में बैठाकर उन्हें निर्देश देता है कि एक दूसरे के लेखन कार्य पर रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें और प्रारूप में सुधार के लिए भी मदद करें। इस तकनीक को क्या कहा जा सकता है? पारस्परिक शिक्षण, सहपाठी समीक्षा, मानस मानचित्रण, मानस मंथन। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों को दो दो के समूह में बैठाकर उन्हें निर्देश दे रहा है कि एक दूसरे के लेखन कार्य पर रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें, उस पर फीडबैक दें और प्रारूप में सुधार के लिए भी मदद करें। तो इस तकनीक को क्या कहा जाएगा? सहपाठी समीक्षा। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन के आरंभिक चरणों में बच्चे किसी ठोस वस्तु को बताने के लिए कुछ संकेतों जैसे हाव भाव आदि अभिव्यंजित करने लगते हैं। इसे किस रूप में जाना जाएगा? स्थानिक जागरूकता, प्रतीकात्मक विचार, मानसिक मानचित्र या फिर वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पर किसी ठोस वस्तु को बताने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ संकेतों, हाव भाव का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार। बोली और स्वर शैली के बारे में कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोली प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि स्वर शैली भाषा बोले जाने के तरीके से संबंधित है। तो देखिए ये गलत है। बोली बोलचाल के शब्दों और वाक्यांशों से संबंधित है, जो अक्सर पहचान को परिलक्षित करती है। तो बिल्कुल सही है कि जो बोली होती है वो किसी एक स्थान से संबंधित होती है। ऐसे होता है ना कि किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष प्रकार की बोली का प्रयोग किया जाता है, तो वो अक्सर पहचान को परिलक्षित करती है। और स्वर शैली जो होती है वो तकनीकी शब्द संपदा से संबंधित है, जिसके माध्यम से लोग अनुभव, घटनाएं और प्रसंग जैसे विशेष की अवधारणाओं को अभिव्यक्त कर सकें। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी सही है और ए गलत है। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? वाचन और लेखन उत्पादक भाषा कौशल हैं, पठन और श्रवण उत्पादक भाषा कौशल हैं, वाचन ग्रहशील हैं लेकिन श्रवण उत्पादक भाषा कौशल हैं, पठन उत्पादक है लेकिन लेखन ग्रहशील भाषा कौशल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, वाचन और लेखन उत्पादक भाषा कौशल हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी जिस शब्द भंडार को जानती तो है पर अक्सर उसका प्रयोग नहीं करती है, उसे क्या कहेंगे? सक्रिय शब्द भंडार, बुनियादी शब्द भंडार, निष्क्रिय शब्द भंडार या फिर वाक शब्द भंडार। तो शिक्षार्थी जिन शब्दों को जानते तो हैं पर उनका प्रयोग नहीं करते, उसे निष्क्रिय शब्द भंडार कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक युक्ति के रूप में बहुभाषावाद के बारे में सही नहीं है? कक्षा की भाषिक विभिन्नताओं को सम्मान किया जाना चाहिए, अध्यापक को शिक्षार्थियों की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, विद्यालयों में बहुत सी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, शिक्षार्थियों की विभिन्न भाषाओं
को भाषा शिक्षण के संसाधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन एक युक्ति के रूप में बहुभाषावाद के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालयों में बहुत सी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, ये कहना गलत है। कक्षा की भाषिक विभिन्नताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है कि सभी बच्चों की जो भाषाएं होती है, उनकी मातृभाषा होती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। अध्यापक को शिक्षार्थियों की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल हमारी जो क्लास होती है वहाँ पे विभिन्न परिवेश से बच्चे आते हैं, उनकी मातृभाषाएं अलग होती हैं, तो उनको शामिल करके शिक्षण किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और शिक्षार्थियों की विभिन्न भाषाओं को भाषा शिक्षण के संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए, ये भी सही है। एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि जो बच्चों की विभिन्न भाषाएं होती हैं, उनकी अलग अलग मातृभाषाएं होती हैं, उसको भाषा शिक्षण में संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालयों में बहुत सी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, ये कहना गलत है। एक अध्यापक का विचार है कि भाषा सामाजिक निर्मित है, उसका यह विचार किससे संबंधित है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर या फिर नॉम चॉम्स्की। तो भाषा सामाजिक निर्मित है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की से। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण को एक ऐसी विधि के रूप में जाना जा सकता है जिसमें अध्यापक जीवन की उन वास्तविक स्थितियों जिनमें संप्रेषण किया जाता है का प्रयोग करते हैं, विद्यार्थियों को तरह तरह के ऐसे अवसर देते हैं जिनमें वे अपनी भाषा सृजित कर सकें, शिक्षार्थियों के साथ विभिन्न व्याकरणिक नियमों का अभ्यास करते हैं जो भाषा अधिगम में मदद करें, मातृभाषा में पाठ्य सामग्री देते हैं और उसे लक्ष्य भाषा में अनुदित करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण को एक ऐसी विधि के रूप में जाना जा सकता है जिसमें अध्यापक जीवन की उन वास्तविक स्थितियों जिनमें संप्रेषण किया जाता है का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। विस्तृत पठन का वह प्रकार है जिसमें पाठक पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पठन करते हैं, पाठ्य सामग्री का सारांश जानने के लिए पठन करते हैं, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पढ़ते हैं या फिर आनंद के लिए पठन करते हैं। तो विस्तृत पठन का वह प्रकार है जिसमें पाठक आनंद के लिए पठन करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हम कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है कि हम आनंद के लिए पढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भाषा अधिगम में रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा सही नहीं है? यह विद्यार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय के लिए किया जाता है, यह निदानात्मक है, यह भाषा अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण देने में मदद करता है, यह भिन्न भिन्न अंतरालों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जा सकता है। तो भाषा अधिगम में रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन पूछा गया है कि सही नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह विद्यार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए किया जाता है, यह कहना गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रक्रिया आधारित लेखन के दौरान लेखन पूर्व की युक्ति नहीं हो सकती? मानस मानचित्रण, मानस मंथन, मुक्त लेखन या फिर सहपाठी समीक्षा। तो जो है लेखन पूर्व की युक्ति पूछा गया है कि नहीं हो सकती, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सहपाठी समीक्षा जो है वो प्रक्रिया आधारित लेखन में लेखन पूर्व की युक्ति नहीं हो सकती। अब हम 9 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर या फिर प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो जो शिक्षार्थी होते हैं वो भाषा अर्जित करते हैं अपने आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया करके,
सांस्कृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से, अपने बड़ों से जो है अंतःक्रिया करके भाषा को अर्जित कर लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं? पढ़ना, सुनना, सुनना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना और लिखना। यहाँ पर पूछा गया है कि भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं, जिससे हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो पढ़ना और सुनना से हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो इससे हम खुद को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, ये गलत है। सुनना और लिखना, यहाँ पर भी जो है सुनना सिर्फ हम सुनेंगे, उससे खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये भी गलत है। और बोलना और लिखना ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। जब हम बोलेंगे और लिख कर किसी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण। तो लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणन वैकल्य या फिर पठन वैकल्य। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या नहीं कर पा रहा है? पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता, सारांशीकरण नहीं कर पाता, अपेक्षित गति दर से वो पढ़ नहीं पाता और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण नहीं कर पाता। तो यहाँ पर बच्चे को क्या हो रहा है कि पढ़ने में समस्या है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पठन वैकल्य। वो डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। अभिकथन ए है, भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। तो बिल्कुल सही है, जो भाषा का कार्यात्मक मॉडल होता है वो संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। तर्क है, भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। तो बिल्कुल ये भी सही है, जो भाषा होती है वो कार्यात्मक अर्थों को अभिव्यक्त करने और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है, उसका एक साधन है। बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? वर्णनात्मक लेखन, विवरणात्मक लेखन, वृत्तांत लेखन या फिर तार्किक लेखन। तो जो किसी मुद्दे विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है उसे क्या कहते हैं? वर्णनात्मक लेखन। ऑप्शन ए करेक्ट है, जब हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं। इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? कुल भौतिक प्रतिक्रिया, मौन तरीका, प्राकृतिक उपागम या फिर सामुदायिक भाषा अधिगम। तो पूछा गया है कि किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सामुदायिक भाषा अधिगम। विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, एनेक्डोट, पोर्टफोलियो, रूब्रिक या फिर परियोजना। देखिए, जब हम विद्यार्थियों का काम का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह तैयार करते हैं और विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को उसमें प्रदर्शित करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? किसी पाठ्य सामग्री अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, वाक्यों और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ, पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना या युक्ति की पहचान, अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ न समझ पाना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पठन का कौन सा उपकौशल नहीं है? तो अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ को न समझ पाना, ये क्या है? पठन का उपकौशल नहीं है। राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन,
अंतरपाठीय पठन या फिर व्याख्यात्मक पठन। तो देखिए राहुल ने जिस समाचार को सुबह पढ़ा था उसमें क्या कर रहा है कि विशिष्ट सूचना को देखना चाह रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बारीकी से पठन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में कोई एक विशेष सूचना को ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए हमको उसको बारीकी से पठन करना पड़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखें, एक रूपरेखा तैयार करें, पहला प्रारूप लिखें, लेखन का संपादन करें और अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? लेखन का उत्पादन उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, उद्देश्य के लिए लिखना या फिर शिक्षार्थी आधारित लेखन। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वो शिक्षार्थियों को क्या कर रहा है, वो प्रक्रिया बता रहा है कि सबसे पहले क्या करें, अपने विचारों को एक जगह लिखें, उसके बाद उसकी रूपरेखा तैयार करें, फिर पहला प्रारूप लिखें और उसके बाद लेखन का संपादन करें और अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वो शिक्षार्थियों को लेखन की प्रक्रिया बता रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ा रही है। वह शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़े में बैठकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। इसके बाद वह पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप और नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले कनिका क्या कर रही है कि बच्चों को दो दो के जोड़े में बैठकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है। बच्चों को क्या कर रही है, अध्ययन करने के लिए कह रही है। तो सबसे पहले क्या कर रही है, अध्ययन करने के लिए कह रही है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कह रही है। तो बच्चों में क्या होगी, संलग्नता का विकास होगा और उसके बाद क्या हो रहा है कि बच्चे दो दो के जोड़े में बैठकर उसको पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें विमर्श होगा और उसके बाद जो है वो भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कह रही है, उनका प्रयोग करने के लिए कह रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अध्ययन, संलग्नता, विमर्श और प्रयोग। सबसे पहले बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, उनमें संलग्नता है, वो विमर्श करेंगे और उनका प्रयोग भी करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, दृश्यात्मक पहचान या फिर पठन में कठिनाई। तो उसमें क्या हो रहा है कि डिसलेक्सिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का उद्देश्य है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना या फिर शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना। एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निमज्जन, द्विभाषावाद, बहुभाषावाद या फिर एकल भाषावाद। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निमज्जन, क्योंकि जब विद्यार्थी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें कोई दूसरी भाषा सिखाई जाती है, दूसरी भाषा में उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको निमज्जन शिक्षण विधि के अंतर्गत रखा जाता है। इसे निमज्जन शिक्षण विधि कहते हैं। मतलब कि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी अन्य भाषा में शिक्षा ग्रहण करना, ये क्या होता है? निमज्जन होता है। संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक
विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है, इसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, संदर्भ के द्वारा भाषा, भाषा के द्वारा संदर्भ, संदर्भ समूची भाषा में है। तो जब भाषा शिक्षक अन्य विषयों के सहयोग से भाषा शिक्षण करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम 10 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की शिक्षिका स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थियों के भाषा कौशलों का आकलन करना चाहती है। उन्हें देना चाहिए बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न या फिर क्लोज परीक्षण। तो यहाँ पर कक्षा 7 की बात हो रही है कि शिक्षिका को शिक्षार्थियों के भाषा कौशलों का आकलन करने के लिए किस प्रकार का प्रश्न देना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विषयनिष्ठ प्रश्न। एक शिक्षिका अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले उन्हें अक्षर अथवा वर्ण से परिचित कराती है और फिर धीरे धीरे वह उनकी ध्वनियों के साथ सहसंबंध बनाती हैं, वेग का अनुगमन कर रही हैं। तो शिक्षिका अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले अक्षर अथवा वर्ण से परिचित कराती हैं और फिर धीरे धीरे वह उनकी ध्वनियों के साथ सहसंबंध बनाती हैं, वे स्वनिमिक उपागम का अनुगमन कर रही हैं। जब बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले हम अक्षर अथवा वर्ण से परिचित कराते हैं और फिर उनकी ध्वनियों के साथ सहसंबंध बनाते हैं तो ये स्वनिमिक उपागम के अंतर्गत आता है। बोलने के कौशल में भाषा के यांत्रिकी शामिल हैं, उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार, संदेश में स्पष्टता, भाषा प्रयोग के सामाजिक और सांस्कृतिक नियम, लिपि, शब्द और वाक्य। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोलने के कौशल में भाषा के यांत्रिकी में शामिल हैं उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार। यदि आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी को डिस्ग्राफिया है, एक शिक्षक के रूप में आप किस रणनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिए, डिस्ग्राफिया से मतलब है कि किसी बच्चे को लिखने में कठिनाई है, तो ऐसे बच्चों को आप लेखन के लिए आकलन हेतु अतिरिक्त समय देंगे। तो अतिरिक्त समय देना ये गलत है। आप केवल मौखिक परीक्षा लेंगे, ये भी गलत है कि आप सिर्फ मौखिक परीक्षा लें, उनको लिखने का अवसर ही ना दें। आप उनकी स्ववर्तनी को स्वीकार करेंगे और उनकी व्याकरणिक त्रुटियों को अनदेखा करेंगे। तो अनदेखा करना भी गलत है, क्योंकि इससे फिर बच्चों में कभी सुधार होगा ही नहीं। शिक्षार्थियों को अपनी गति से सीखने और लिखने की अनुमति देंगे। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कि उनको उनकी गति से सीखने और लिखने की अनुमति दें। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन से संबंधित है? शिक्षार्थी सूचना को स्कैन करना सीखते हैं, तो विस्तृत पठन में सूचना को स्कैन करना नहीं सीखा जाता। मुख्य विचार को निकालने के लिए वे सावधानी और एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं। वे अपने आनंद के लिए और शिक्षक की सहायता के बिना पढ़ते हैं। इसकी प्रकृति बृहद है। तो विस्तृत पठन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वे आनंद के लिए और शिक्षक की सहायता के बिना पढ़ते हैं। जैसे कि हम कोई कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हम अपनी आनंद के लिए पढ़ते हैं और इसमें शिक्षक की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पठन कौशल का आकलन करने के लिए एक भाषा शिक्षक को पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुतान के साथ प्रवाहपूर्ण पठन, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, उपयुक्त उच्चारण के साथ पढ़ना या फिर समझ के साथ पढ़ना। तो पठन कौशल का आकलन करने के लिए एक भाषा शिक्षक को समझ के साथ पढ़ना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को बैंक ले जाती हैं, खाता खोलने के तरीकों से परिचित कराती हैं। उसके बाद वे आधी कक्षा से उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए कहती हैं और शेष आधी कक्षा को बैंक में खाता खोलने हेतु निर्देश लिखने के लिए कहती हैं। उनकी कक्षा में कौन सी पद्धति का पालन हो रहा है? रचनावादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, शिक्षा में रंगमंच, प्राकृतिक पद्धति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रचनावादी उपागम, क्योंकि शिक्षिका जो है वो शिक्षार्थियों को पहले बैंक ले जाती हैं और उसके बाद वहाँ पर खाता खोलने के तरीकों से परिचित कराती हैं। उसके बाद वे आधी कक्षा से कहती हैं कि रिपोर्ट लिखने के लिए कहती हैं और शेष आधी कक्षा को
बैंक में खाता खोलने हेतु निर्देश लिखने के लिए कहती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि रचनावादी उपागम का पालन हो रहा है। कक्षा 6 के शिक्षार्थी को पाठ पढ़ते समय कुछ कठिन और अपरिचित शब्द मिलते हैं और उसे उन शब्दों के अर्थ नहीं मिलते। उसे ऐसे प्रत्येक शब्द के लिए शब्दकोश देखना चाहिए। तो ये गलत है कि अगर जो है पढ़ते समय कुछ कठिन और अपरिचित शब्द मिल जाएं तो उसको हम शब्दकोश में ढूंढने लगें, ये गलत है। शिक्षक के पास जाना चाहिए, तो हम हमेशा शिक्षक के पास भी नहीं जा सकते, ये भी गलत है। शब्द को अनदेखा करना चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए। तो अगर हम अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे तो फिर उसके बारे में तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे, ये भी गलत है। दिए गए संदर्भ में अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि दिए गए संदर्भ के अनुसार जो है उसके अर्थ का अनुमान लगाया जाए। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है पाठ्यक्रम के उपरांत शिक्षार्थियों को ग्रेड देना, शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा और अभिक्षमता को बढ़ाना, कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया को सुनिश्चित करना, जो शिक्षार्थी पीछे रह गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता देना। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है जो शिक्षार्थी पीछे रह गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता देना। शिक्षार्थी उपन्यास, समाचार पत्र और बाल पत्रिका आदि पढ़ने में व्यस्त हैं। वे पठन कर रहे हैं विस्तृत पठन, गहन पठन, जिगसॉ पठन या फिर साझेदार पठन। तो यहाँ पर उपन्यास, समाचार पत्र और बाल पत्रिका की बात हो रही है, तो ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विस्तृत पठन। वे विस्तृत पठन कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक से एक पाठ पढ़ने के बाद शिक्षिका का शिक्षार्थियों को समूह कार्य करने के लिए विभाजित करती हैं। एक समूह पाठ की अंतर वस्तु के बारे में लिखता है और अन्य मस्तिष्क मानचित्रण का आरेखन करता है। एक समूह मुख्य पात्रों का वृक्ष चित्र बनाता है और एक पाठ का सारांश लिखता है। यह गतिविधि कक्षा के विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, कक्षा में अव्यवस्था का निर्माण करेगी। तो देखिए ये गलत है कि कक्षा में अव्यवस्था का निर्माण करेगी। संचालित करने में कठिनाई होगी क्योंकि शिक्षक उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे। तो ये भी गलत है कि जो है क्योंकि वहाँ पर विभिन्न एक्टिविटी हो रही है, विभिन्न तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इससे संचालित करने में कठिनाई होगी, क्योंकि इससे तो बच्चे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। शिक्षण समय को बर्बाद करेगी। तो जो क्लास में एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है ये शिक्षण समय को बर्बाद नहीं करती, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कक्षा के विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। एक शिक्षिका अनुच्छेद लेखन के बारे में शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देते समय कहती है कि आपने बहुत सारी व्याकरणिक त्रुटियां की हैं। यहाँ वे की ओर संकेत कर रही हैं। शिक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त अनुपयुक्त शब्दों की ओर, अनुच्छेद में वर्तनी की त्रुटियों की ओर, शाब्दिक त्रुटियों की ओर या फिर वाक्य विन्यास की त्रुटियों की ओर। तो शिक्षिका जो है वो अनुच्छेद लेखन के बारे में शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देते समय, उनको फीडबैक देते समय कहती है कि बहुत सारी जो है व्याकरणिक त्रुटियां की गई हैं। तो अनुच्छेद लेखन किया है बच्चों ने, उसमें जो है त्रुटियां हुई हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वाक्य विन्यास की त्रुटियों की ओर संकेत कर रही है शिक्षिका। पहेलियाँ, माथापच्ची, वर्ग पहेलियाँ आदि को पाठ्यपुस्तक में के लिए शामिल किया जाता है। शिक्षार्थियों में सृजनात्मक और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए, शिक्षार्थियों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए, पाठ्यपुस्तक में रुचि बनाने के लिए या फिर कक्ष के वातावरण को जीवंत और मित्रवत बनाने के लिए। तो पहेलियाँ, माथापच्ची और वर्ग पहेलियाँ आदि को पाठ्यपुस्तक में शिक्षार्थियों में सृजनात्मक और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कविता का काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पठन गतिविधि हो सकती है? कविता की अंतर वस्तु के बारे में अनुमान लगाने के लिए शिक्षार्थी चर्चा करते हैं, शिक्षार्थी दो दो के जोड़े में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। तो यहाँ पर कविता का काम करते समय पूछा गया है कि कौन सी पूर्व पठन गतिविधि हो सकती है, कि पढ़ने के पूर्व कौन सी गतिविधि हो सकती है।
तो शिक्षार्थी दो दो के जोड़े में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, तो ये पूर्व पठन के पहले पढ़कर नहीं सुनाएंगे, गलत है। शिक्षार्थी कवि की जीवनी लिखते हैं, तो ये भी गलत है। शिक्षक उन्हें कविता के सार के बारे में अर्थपूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहते हैं, तो पढ़ने के पूर्व हम बच्चों से ये नहीं कह सकते कि कविता के सार के बारे में अर्थपूर्ण वाक्य लिखें, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कविता की अंतर वस्तु के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। परीक्षा हेतु एक विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? विस्तृत पठन। तो देखिए विस्तृत पठन नहीं होगा, क्योंकि विस्तृत पठन जो होता है जब हम अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि कहानी, उपन्यास, समाचार पत्र, बाल पत्रिका, तो ये सब क्या होता है कि विस्तृत पठन के अंतर्गत आता है, तो ये गलत है। स्कैनिंग से मतलब होता है जब हम बारीकी से पढ़ते हैं, किसी तथ्यों को समझ कर पढ़ते हैं, तो वो होता है स्कैनिंग। और स्कीमिंग में होता है सरसरी तौर पर पढ़ना। जब हम सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो वो होता है स्कीनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्कैनिंग। पर जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम तथ्यों को समझ कर पढ़ते हैं, उसका बारीकी से पठन करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम 11 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती हैं। वे अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही हैं। तो जो क्लास में एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है वो शिक्षक अपने कार्य को समाप्त करने के लिए नहीं कराते हैं, ये गलत है। भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है, ये भी गलत है। भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है, तो भाषा को जानवरों के साथ यहाँ पर समेकित नहीं किया जा रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो शिक्षिका है वो भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके, बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सकें, शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सकें, या फिर प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। तो भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे क्या होगा कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करे। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन पठन रणनीति पर बल देती है। आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, या फिर दूसरों के लिए पढ़ना। तो गहन पठन रणनीति जो है ये विस्तृत समझ के लिए पढ़ना पर बल देती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है या उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करता है। तो जो चित्र पठन होता है वो लिखावट सुधारने में मदद नहीं करता है, गलत है। यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है, तो चित्र पठन आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक भी नहीं बनाता है, ये भी गलत है। यह उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है, तो चित्र पठन जो होता है वो सुनने में भी हेल्प नहीं करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध करता है। जो चित्र होते हैं किताबों में वो क्या करते हैं, संकेत उपलब्ध कराते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में शामिल है सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट, विषय वस्तु में कठिन शब्द, विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता, शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए आलंकारिक भाषा। तो एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता शामिल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, यह कहलाता है स्ववर्तनी लेखन,
समसामयिक लेखन, आड़ी तिरछी रेखाएं या फिर जिगजैग लेखन। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, यह कहलाता है आड़ी तिरछी रेखाएं। ऑप्शन सी करेक्ट है। समग्र भाषा से तात्पर्य है शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन, अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना या फिर ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समग्र भाषा से तात्पर्य है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, वेग का प्रयोग कर रही है। व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, संरचना उपागम या फिर संप्रेषण परक उपागम। तो शिक्षिका जो है वो लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, तो वो व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। याद रखने और समझने, समझने और विश्लेषण करने, परखने और विश्लेषण करने या फिर परखने और संश्लेषित करने। तो सुनना जो होता है वो दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को समझने और विश्लेषण करने एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है? देखभाल करने वाले का वाक्य, बाल निर्देशित वाक्य, शिशु निर्देशित वाक्य या फिर शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण। तो भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में जिस सर्वाधिक उपयोगी क्या है? तो देखभाल करने वाले का वाक्य। ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, उसका भाषा विकास सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथन का समर्थन करता है? वाक्य संरचना की समस्या, भाषा के अर्थ की समस्या, विकास की संवेदनशील अवधि या फिर सहज प्रज्ञावाद। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विकास की संवेदनशील अवधि। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? संबंध बनाना, अनुमान लगाना, लिपिबद्ध करना या फिर अवबोधन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पठन का उपकौशल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लिपिबद्ध करना जो है पठन का उपकौशल नहीं है। एक शिक्षिका इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास से संबंधित है वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत या फिर स्टीफन क्रेशन का भाषा अर्जन सिद्धांत। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्टीफन क्रेशन का भाषा अर्जन सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। लिखित में कौन सा निर्माणवादी कक्षा का उदाहरण है? बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है। बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं। यहाँ पर निर्माणवादी कक्षा की बात हो रही है। तो शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि शिक्षार्थी जो है वो शिक्षकों की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वो निष्क्रिय श्रोता हैं, ये भी गलत है। बच्चे जो है बोर्ड पर लिखे उत्तरों को अपनी कॉपी में उतार रहे हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एक्टिविटी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है। तो ये जो है निर्माणवादी कक्षा का एक उदाहरण है। भाषा का विचार
सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र हैं। हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम 12 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, गहन पठन पठन का एक कौशल है जो की ओर संकेत करता है। मनोरंजन के लिए पढ़ना, तो गहन पठन जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा जाता। ये किसके अंतर्गत आता है? विस्तृत पठन के लिए। संपादन के लिए पढ़ना, पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना, या फिर पाठ्य वस्तु का सिंहावलोकन प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो जो गहन पठन होता है वो गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना है विस्तृत पठन, आनंद के साथ पठन, पठन प्रक्रिया या फिर गहन पठन। तो विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना है गहन पठन। ऑप्शन डी करेक्ट है। लेखन प्रक्रिया के चरण प्रकाशन पर समाप्त होते हैं, मानस मानचित्रण पर समाप्त होते हैं, मस्तिष्क आलोड़न पर समाप्त होते हैं, या फिर समीक्षा पर समाप्त होते हैं। तो जो लेखन प्रक्रिया के चरण है वो प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। मुक्त लेखन को उस लेखन की तरह व्याख्यायित किया जा सकता है जिसे किसी अन्य स्रोत से लिया जाता है, जो कविता बन जाती है। नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना, या फिर जनरल में एक विस्तृत लेख। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुक्त लेखन को उस लेखन की तरह व्याख्यायित किया जा सकता है जिसमें नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना। एक भाषा शिक्षिका अर्थ में समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है। वे का उपयोग कर रही है? व्याकरण, अनुवाद पद्धति, संप्रेषण परक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, या फिर संरचनात्मक उपागम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम। एक भाषा शिक्षिका जो अर्थ में समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है, तो वो क्या कर रही है? संरचनात्मक उपागम का उपयोग कर रही है। भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई रूपिम, अर्थविज्ञान, स्वनिम, या फिर वाक्य संरचना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई स्वनिम है। छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य उच्च तान और अनुतान में बदलाव के उदाहरण हैं। अति सामान्यीकरण, भाषिक वाक्य, बबलाना, या फिर बाल निर्देशित वाक्य। तो छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य उच्च तान और अनुतान में बदलाव बाल निर्देशित वाक्य के उदाहरण हैं। सीखने की वह अक्षमता है जो वाक् ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। डिस्ग्राफिया, अफेसिया, डिसलेक्सिया, या फिर डिस्कैल्कुलिया। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया सीखने की वह अक्षमता है जो वाक् ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है, शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। शिकायत लगाने के लिए उसके माता पिता को बुलाना। तो अगर बच्चे सीखने में कोई त्रुटि कर रहे हैं तो उसके लिए हम उनके पेरेंट्स को नहीं बुलाते, गलत है। जब बच्चा त्रुटि करता है तब उसे रोक कर उसकी त्रुटियों को सुधारना। तो जब बच्चा पढ़ रहा है उसी समय हम उसको रोक कर उसकी त्रुटियों को सुधारने लगेंगे तो फिर वो और ज़्यादा गलतियाँ करेगा, उसको झिझक हो जाएगी पढ़ने में। ये भी गलत है। जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना, सही उच्चारण को दोहराना। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब हम जो है शब्द का सही उच्चारण करके उसको बता सकते हैं। बच्चे के भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है बच्चों को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर रोचक कहानियाँ, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना,
शिक्षकों को मुद्रित मैनुअल्स, हैंडबुक्स और गाइड बुक्स उपलब्ध कराना, बच्चों को सृजनात्मक कार्य के अवसर उपलब्ध कराना जैसे अंगूठे से छपाई, स्क्रीन प्रिंटिंग एवं अन्य प्रिंटिंग गतिविधियां। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे के भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि क्लासरूम में और विद्यालय की दीवारों पर हम रोचक कहानियाँ, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी को लगाएं। निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा 1 में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार हैं: प्रति मिनट 40 से 60 शब्दों को अर्थ के साथ पढ़ना, कम से कम 3 अक्षरों से बनने वाले सरल शब्दों को पढ़ना, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य वस्तु में कम से कम 45 सरल शब्दों में बनने वाले छोटे वाक्य या फिर कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट समझ के साथ पढ़ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य वस्तु में कम से कम 45 सरल शब्दों में बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ना निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है? विस्तृत पठन, स्कैनिंग, विवरणात्मक पठन या फिर स्किमिंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्कैनिंग। परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए हम स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्कैनिंग के अंतर्गत क्या होता है कि हम चीज़ों को, तथ्यों को समझ के पढ़ते हैं, उसका बारीकी से पठन करते हैं। और एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है। उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा? साक्षात्कार, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो या फिर स्व आकलन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पोर्टफोलियो। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण है पोर्टफोलियो। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत हैं? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या फिर वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, स्किनर। लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना के बाद आता है योजना बनाना, समीक्षा करना, संपादन करना या फिर पुनर्लेखन करना। तो लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना योजना बनाना के बाद आता है। पहले हम योजना बनाते हैं फिर उसका मसौदा तैयार करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।